चलो फ्रेंड्स आ जाइए। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसमें किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अर्जन कैसे किया जाए या उसको नागरिकता कैसे दी जाए वो पिछली क्लास में हमने जान लिया, जिसके 5 क्राइटेरियाज 5 आधार पड़े थे। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण या जिसको हमने प्राकृतिकरण कहा था इसके आधार पर, और क्षेत्र समष्टि के आधार पर। क्षेत्र का जो है अगर क्या कर लेते हैं आप लोग उसका समष्टिकरण कर लेते हैं, अधिग्रहित कर लेते हैं तो उसके आधार पर। और किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनी जाएगी 3 आधारों पर। पहली आधार जो हमने पढ़ा था रिनंशिएशन, मतलब जो है क्या होता है स्वैच्छिक त्याग। दूसरा टर्मिनेशन, मतलब कि आप बर्खास्त हो जा रहे हो। और तीसरा वंचित करना, यानी कि पार्लियामेंट आपको निष्कासित कर दे रही है। तो ये तीनों प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3। देखो पहले एक हल्का सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आपको। पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पढ़ लिया है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज से रिलेटेड बातें हैं, उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि जो हमारे पास में संघ है और संघ के जो टेरिटरीज हैं, जो उसके भू क्षेत्र हैं, उनका वर्णन था। और ये हमने पढ़ा था कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, यही पढ़ा था फ्रेंड्स आप लोगों ने। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। और नागरिकता स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके बावजूद हमने एक और सिटीजनशिप वाले में ही जो बात पढ़ ली है कंप्लीट, वो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये हम लोगों ने जो है अभी तक के सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। आज हमने इसी से आगे बढ़ते हुए जो बात करनी है वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि भाग 3 के बारे में। सीक्वेंस में अगर हम लोग बात करें तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है। और इसमें आर्टिकल कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल, बताएं आप लोग, 35, राइट, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक अब हम लोग आने वाले कुछ जो है सेशंस में, कुछ लेक्चर्स में इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग सभी लोग आज के लिए क्या बनाएंगे, ये जो बॉक्स छोड़ा हुआ है तो इसमें आज की हेडिंग आप लोग बना दीजिए दैट इज मूल अधिकार, ये जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग आज के लिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। अच्छा, किसी बुक में मूल को मौलिक लिखा होगा तो ऐसा मत कह देना मैंने गलत पढ़ा दिया। मूल, मौलिक, बेसिक, फंडामेंटल एक ही सारी चीज़ें हैं वो। तो हमारे पास में है मूल अधिकारों की पूरी सूची के बारे में हम लोगों ने समझना है, राइट। सिंपल है, अभी तक ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो आई नहीं है। अब सवाल हमारे पे क्या बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पहला क्वेश्चन मेरा ये है वो वास्तव में होते क्या हैं। ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये पार्ट 3 में है, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार किसे कहोगे, आप लोग बता सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति। अच्छा ठीक है, हाँ, मतलब क्या करता है फंडामेंटल राइट, क्या करता है, करता क्या है फंडामेंटल राइट, सोचो मानसी आप भी बताओ क्या करता है, क्यों। चलो ठीक है, रक्षा का कहना है कि बिना किसी भेदभाव के जो हमें राइट्स मिले हैं, लेकिन वो राइट्स फंडामेंटल ही क्यों हैं। अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल आप लोग जो है सही बता रहे हो, कोई गलत नहीं है। देखो आप एक चीज़ बताना कि किसी भी देश में रहने वाला कोई भी नागरिक है, सिर्फ मैं इंडिया की बात ना करूं, किसी भी देश में रहने वाले नागरिक की बात कर लूं, ठीक है। अब वो नागरिक यदि उस टेरिटरी में, उस देश में रह रहा है तो भाई सबसे पहला सवाल बनता है कि उसको सुरक्षा क्या है, कि सरकार उसके ऊपर कोई तानाशाही ना करे, कोई अत्याचार ना करे। तो सरकार से कैसे प्रिवेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ सरकार का मतलब मैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी व्यक्ति से, मेरी बात समझो। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ आऊँ तो वी कैन से दैट कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक और द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ गारंटी ऑफ अ सिटीजन और अ पर्सन अगेंस्ट द स्टेट।
कहने का तात्पर्य समझिए कि मूल अधिकार किसी भी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले वो अधिकार होते हैं जो कि सरकार के खिलाफ या जो कि राज्य के खिलाफ उसके दावे, उसके गारंटी होते हैं। मेरी बात समझना, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं। मैंने कहा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये गारंटीड राइट्स हैं। ये क्या है? ये गारंटीड राइट्स हैं। गारंटीड राइट्स का मतलब कि भाई ये आपको मिले ही मिले हैं, ये आपके दावे हैं, आपका ये दावा है, आपकी ये गारंटीड राइट्स हैं जो कि आपको प्रिवेंट करता है, जो कि आपको जो है सुरक्षित करता है किसी से, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। अब ये अत्याचार मैं अगेन कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को मत पिक करना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकार आपके ऊपर अत्याचार करेगी। कोई भी व्यक्ति आपसे आपके राइट्स नहीं छीन सकेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके राइट को छीन रहा है तो आप जो है, आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर दी जस्टिशिएबल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? न्याय योग्य, वाद योग्य जिनको कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाद योग्य अधिकार होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से उसका मूल अधिकार छीना जा रहा है तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? उस व्यक्ति को सुरक्षा दी गई है, किसने? संविधान ने। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान का भाग 3 कहता है कि 12 से लेकर 35 तक जो बातें लिखी गई हैं संविधान के भीतर, वो हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार से उनके ये राइट छिन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो? उनके रिव्यू की मांग कर सकते हो, आप उनके जो है जस्टिस की मांग कर सकते हो, और आपको क्या करेगी सरकार? ये क्या करेगी? इन्फोर्सेबल राइट के चलते आपको जो है आपके अधिकार प्रोवाइड करवाएगी। एक बार फिर से सुनिए कि डेफिनेशन कैसे बोलें कि मूल अधिकार क्या है। तो आपने कहना है मूल अधिकार भारत में रहने वाले हर नागरिक। अब मैं सिर्फ नागरिक बोलूं अच्छी बात नहीं, क्योंकि कुछ मूल अधिकार जो है विदेशियों को भी, जैसे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 ये विदेशियों को भी तो दिए गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मूल अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी देश में रहने वाले, स्पेशली भारत में रहने वाले न सिर्फ नागरिकों को बल्कि व्यक्तियों को जो है संविधान के द्वारा राज्य के खिलाफ दावे के रूप में जो है प्रदान किए गए हैं। These are the guarantees against the state provided by the Indian Constitution to all the citizen of India as well as the persons who are जो है residing in India और who are living in India। भाई आप भारत में रह रहे हो तो भारत में रहने के चलते आपको कुछ राइट्स भी तो मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई मैंने क्या कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अभी तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? जल्दी से बताएं। नहीं। अब दूसरी बात समझिए। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना क्या है कि जो ये भारत में मूल अधिकारों की संकल्पना है, फंडामेंटल राइट्स का ये जो कंसेप्ट लिया गया है, जो संकल्पना ली गई है, हमने ये अडॉप्ट की है। कहाँ से अडॉप्ट की है आप खुद बताओ? संविधान में जो मूल अधिकारों की भावना है वो हमने किस देश से ली है? पहले भी बताया था। हाँ जी, मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा है? अमेरिका कहा है, यूएसए कहा है। बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत देश में क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स को जो है लिया गया, यहीं से हम लोगों ने डिराइव किया इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि पार्ट 3 जो है भारत के संविधान का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। मैंने कहा कि जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ, इट इज़ कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। देखो पहली बार क्या हुआ था कि वर्ष 1215 में, इन द ईयर ऑफ 1215, ब्रिटेन के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन, राजा जॉन या किंग जॉन उनको कहते थे। उन्होंने पहली बार जो है ब्रिटेन की जनता को लिखित रूप से, रिटर्न रूप से क्या दिए थे? कुछ राइट्स दिए थे, और उन्हीं राइट्स को पहली बार मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं लिखित अधिकार जो है, रिटर्न राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो लिखित रूप से आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इसकी जो है शुरुआत हो सकती थी। अब वहाँ से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसको हमने मैग्ना कार्टा का नाम दिया, और आज वर्तमान में भारत में भाग 3 के भीतर हमारे पास में ये रिटर्न राइट्स हैं, तो इसलिए इनको हमने मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी। अब ये मत कहना कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज तो अनरिटन है, आज तो अलिखित संविधान है, लेकिन प्रारंभ में जो है आपने जो है राइट्स देने की जो बातें की है, तो उसके चलते उसको हमने नाम दिया कि वो क्या है? मैग्ना कार्टा
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जो है भाग संविधान का कौन सा है, दैट इज भाग 3 के भीतर मौजूद है। अब ये बात क्लियर हुई कि क्यों इसको हम लोगों ने मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया है। नाइस। नेक्स्ट अभी हम लोग इसके फीचर्स को भी जानेंगे। अभी मैं बाद में आ रहा हूं कि कौन कौन से राइट्स है, पहले कुछ बेसिक सुन लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल राइट्स। इन हिंदी अगर मैं कहूं तो मूल अधिकार, मूल अधिकार। जस्टिसेबल का मतलब होता है न्याय योग्य, इसको कई जगह लिखा होता है वाद योग्य, तो बस शब्द एक जैसे, वाद योग्य अधिकार हैं, वाद योग्य अधिकार हैं। सुनना भी है और अगर आप नोट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नोट भी करना है। फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल राइट्स, दीज आर द इन्फोर्सेबल राइट। इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्फोर्सेबल हैं। इन्फोर्सेबल राइट्स का मीनिंग क्या है कि भाई इनको जो है कोर्ट के द्वारा, इनको जो है न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जा सकता है, न्यायपालिका के द्वारा इनकी सुरक्षा की गई है और न्यायपालिका ऐसे अधिकारों को लागू होने के लिए जो है क्या कर सकता है, कर सकती है, वो आदेश दे सकता है वहाँ पर। तो न्यायपालिका के कारण जो ये क्या है हमारे पास में जस्टिसेबल राइट्स, और मैंने पहले ही कह दिया कि गारंटीड राइट्स हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको मिलना है। अब ये जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आया था ना, एक्चुअली आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास में कह सकते हैं हम लोग जो पॉलिटिकल, अब हर देश में कुछ ना कुछ राजनीतिक क्या होती है, राजनीतिक डेमोक्रेसी होती है। आप लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ा था ना, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अब लोकतंत्र भी राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है, राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है, मतलब जिसमें समानता का भाव हो ना, तो वहाँ पर राजनीतिक समानता भी तो होनी चाहिए, पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हम लोग बातों की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, वी कैन से दैट कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। राजनीतिक जो हमारे पास में क्या है, लोकतंत्र है, इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स को लाया गया होगा। एक और बड़ी विशेषता समझना कि फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी जरूरी है कि वो प्रत्येक मानव का एक क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ये लाइन जरा ध्यान से समझना कि फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी राइट्स, दीज आर द फंडामेंटल, दीज आर द बेसिक राइट्स बिकॉज ऑफ कि ये ह्यूमन के, ये किसी मानव के, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो, आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करो, आप कल्चरल डेवलपमेंट की बात करो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो, आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करो, आप जो है यहाँ पर रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करो, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल यानी कि विस्तृत रूप से सभी प्रकार से क्या कर रहा है, सभी प्रकार से डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों के चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, इस ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, सभी लोग बताते रहे हैं, ऑल ऑफ यू गाइस, ओके, ऑल गुड। चलिए अभी मैं सिर्फ आपको ना इसके फीचर्स बता रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ इसके फीचर्स बता रहा हूं। अभी हमने आना कि मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब एक और समझिए, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। मेरी बात समझना, मैंने क्या लाइन कही कि द फंडामेंटल राइट्स आर, और दीज राइट्स आर, शॉर्ट में लिख लेता हूं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट but we can say these are qualified, these are qualified। मतलब कि मूल अधिकार जो हैं वो आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं कि जो दिए गए थे 1950 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए थे, तो वो वैसे ही है, ये क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आप इनमें संशोधन भी कर सकते हो, आप इनमें परिवर्तन भी कर सकते हो, और इनके जो है इन्फोर्समेंट के लिए लॉज भी बना सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर दे कि फंडामेंटल जो मेरा राइट है, जो मेरा जो है मूल जो अधिकार है, वो मेरा मूल अधिकार क्या है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास है राइट टू स्पीच, लेकिन राइट टू स्पीच पर अनुच्छेद 19 कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी तो लगाता है। तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, विच मीन्स कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज ऑल्सो सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन
restrictions on it। आप जो है मूल अधिकारों पर कुछ जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब है कि ऐसा ना करें आप लोग कि कहीं ये आत्यांतिक अधिकार है, ना तो हमसे कोई छीन पाएगा और ना हम पर कोई इंपोज कर पाएगा। ना, आप पर ये इंपोज भी हो सकता है, आपसे ये जो है छीने भी जा सकते हैं। और छीनने का अधिकार कौन रखती है? पार्लियामेंट रखती है। छीनने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट डिप्राइव कर दिया आपको मूल अधिकारों से, ना, इसका मतलब है सस्पेंड करना, कुछ समय के लिए जो है रोक देना। अभी मैं आ रहा हूं कि कहां पर सस्पेंशन होता है, फिर से सुनिए। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट बट दीज आर द क्वालिफाइड राइट, विच मींस कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन इंपोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। इसके ऊपर कुछ युक्त निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। बीच बीच में मुझे सूचित करते रहिए ऑनलाइन वालों कि आप लोग मुझे सुन रहे हो कि नहीं। ओके ऑल, सभी लोग नाइस, बिल्कुल। एक और चीज़ भी याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन फंडामेंटल राइट्स पर, हालांकि ये लाइन मैंने बता दी है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाई और रेस्ट्रिक्टेड बाई द पार्लियामेंट, मतलब मूल अधिकारों को संसद के द्वारा स्थगित, सस्पेंड स्थगित, या रेस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है रोकना, स्थगित करना, कुछ समय के लिए किया जा सकता है। कंडीशन पूछूं मैं क्यों भाई? फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को आप स्थगित कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पर और कब? तो तब आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358, 358 एंड 359 पढ़ना है, जहां साफ लिखा है, मेरी बात समझना, कि किसी भी व्यक्ति से उसके फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर देश के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल जो है क्या लगा हो, नेशनल हमारे पास में जो है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगी हो, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में आपसे आपके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी का, मैंने ऐसे नहीं कि सभी के सभी, एक्सेप्ट कौन से अधिकारों को छोड़कर? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो हो सकता है कि व्यक्ति से उसके मूल अधिकार जो है छीन भी लिए जा सकते हैं कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं परमानेंटली, जब तक मतलब आपातकाल रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी के केस में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं छीन सकते, वो हर बार जो है आपको मिलेगा, रेस्ट ऑफ आपसे छीन सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता, मैं क्विकली बता लेता हूं कि अनुच्छेद 20 जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए दिए गए राइट्स हैं जो गिरफ्तार है, जिस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, दोष सिद्ध के संबंध में जो है कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। जैसे क्या? जैसे उसमें सबसे पहला आता है नो डबल जेओपार्डी, दोहरे दंड से छूट देना, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। ये बातें आप लोगों ने सुना होगा अगर ये फैक्चुअल चीजें। फिर लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कार्येतर दांडिक विधियों के लिए जो है आप उसको सजा नहीं दे सकते। एंड नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, नो सेल्फ जो है कि जो है वहाँ पर इंक्रिमिनेशन, सॉरी, हाँ, तो वहाँ पर मतलब आत्म या अपने ही खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा दी गई है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हो। तो गवाही नहीं मतलब जैसे पुरानी मूवी में नहीं होता था कि अजय देवगन को पीट कर वो एक मूवी याद आ रही है मुझे, दिलवाले, ठीक है, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ठीक है। तो जब मामा ठाकुर क्या करता है, मामा ठाकुर अजय देवगन की माँ को अरेस्ट कर लेता है और बोलता है कि कबूल कर कि मैंने खून किया है, कबूल करके मैंने खून किया है, पुलिस के थ्रू ऐसा काम करवाता है। याद आ रही है वो मूवी? तो ये वही तो है कि भाई आप किसी अरेस्टेड पर्सन को जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकते कि स्वीकृत करो कि हाँ ये गुनाह मैंने ही किया है। तो मतलब इन चीज़ों से सुरक्षा अनुच्छेद 20 दिलाता है और गिरफ्तार किए हुए पर्सन्स को आप नेशनल इमरजेंसी के समय भी उससे राइट नहीं छीन सकते। और अनुच्छेद 21 में लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड बाय हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ तब वंचित किया जा सकता है जब उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया हो। अभी मैं डिटेल्ड आर्टिकल नहीं गया हूँ, 20 क्या है, 21 क्या है, उसको इन फ्यूचर हम लोग जब इस सेशन में आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल इतना समझो कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। पहला है दैट इज अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21। समझ रहे? अब एक और जरा मैं यहाँ पर डिटेल जाऊँगा फ्रेंड्स। आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में मेंशन्ड है, राइट?
आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी हो या इमरजेंसी कोई भी, उसको उद्घोषणा कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। लेकिन क्यों देश में नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार है ना, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। 3 आधार है ना, सबसे पहला क्या है? वॉर, मतलब युद्ध। दूसरा हमारे पास में आता है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन को आप लोग यहां पर ऐसे समझ लीजिए, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। और तीसरा हमारे पास में कंडीशन आती है दैट इज, अब यहां जरा ध्यान से समझना, अब यहां यूज करना है आर्म्ड रिबेलियन। यहां पर हमने क्या शब्द यूज करना है? दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। शब्द यूज क्या किया मैंने? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब अब क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। पहले पता इसके जगह लिखते थे हम लोग इंटरनल इंसर्जेंसीज या आंतरिक गड़बड़ी शब्द लिखते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी लिखते थे। लेकिन इसको बाद में बाय दी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था उसको हटा दिया और उसकी जगह लिख दिया आर्म्ड रिबेलियन। सर अभी क्यों बता रहे हो? ये नेशनल इमरजेंसी में पढ़ाना ना, मेरी बात समझो। मैंने कहा कि मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल तो 3 तरीके से लग सकता है। या तो किसी ने युद्ध किया है, या तो किसी ने एक्सटर्नल अग्रेशन के कंडीशन में किया है, या तो आर्म्ड रिबेलियन है। तो ऐसे केस में क्या हम लोग अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर बाकी सब छीन ले? मैंने कहा रुको, अगर मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल 19 की तरफ ले चलूं, अनुच्छेद 19, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी और आप लोगों को भी ये पता होगा कि अनुच्छेद 19 में लिखा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और उसमें 6 प्रकार की फ्रीडम्स हैं। अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। राइट टू स्पीच है, राइट टू असेंबल है, राइट टू क्रिएट और फॉर्म दी यूनियंस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको बना सकते हैं, राइट टू मूव है, राइट टू सेटल है, राइट टू लाइवलीहुड है। तो उसमें कुल मिलाकर 6 राइट्स दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में। राइट फ्रेंड्स, उन राइट्स में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 को सिर्फ और सिर्फ आप रेस्ट्रिक्ट तब करना पार्लियामेंट जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब अगर देश के भीतर नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्म्ड रिबेलियन के चलते, तो फिर हमसे हमारा अनुच्छेद 19 भी नहीं छीनेंगे। मतलब तब नेशनल इमरजेंसी में 20-21 के साथ 19 को भी नहीं छीन सकते। किस कंडीशन में? यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लगा है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ऑन द बेसिस ऑफ पहले जिसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अनुच्छेद 19 नहीं छीनेंगे। अनुच्छेद 19 को तब आप हमसे जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यदि ये आपातकाल लगा हो, या तो युद्ध की वजह से या तो बाहरी आक्रमण की वजह से। युद्ध और आक्रमण में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। आक्रमण मतलब चुपके से घुसपैठिया ढंग से आक्रमण हो गया सीधे सीधे, और युद्ध मतलब जब प्रेसिडेंट ये अनाउंसमेंट कर दें कि भाई अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर लगता है आपातकाल, तो हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। आप शायद इसका वेट कर रहे थे क्लास में कि कब हमसे सीधे आर्टिकल 12, 13, 14 पढ़ाना शुरू करें। नो फ्रेंड्स, आर्टिकल 12, 13, 14 आराम से रट लोगे, हर बुक में रट लोगे। मेन फीचर्स ये हैं कि फंडामेंटल राइट्स आखिर में हैं क्या चीज़ें, क्या इनको कोई जो है हमसे छीन सकता है, या छीनेगा तो कौन से आर्टिकल नहीं छीनेगा, या फिर जो फंडामेंटल राइट होते हैं क्या इनको परिवर्तन कर सकते हैं। यस, फंडामेंटल राइट्स कैन कर्टेल, इट कैन रेस्ट्रिक्टेड बाय दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने ये चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। राइट, तो पहले मुझे इतना बताओ, मैं आई थिंक इतना इनफ है, जो हम फीचर्स पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के, उन फीचर्स को लेकर चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं? श्योर ऑल ऑफ यू गाइस, सभी लोग बताएंगे मुझे। चलिए, अब फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा, हाँ बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा वायलेशन होता है, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने के बाद उसका संरक्षण कौन करेगा? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ किसी व्यक्ति से फंडामेंटल राइट छीना जा रहा, तो संरक्षण कौन करेगी? कोर्ट, और उसमें भी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 32। अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको अब पूरे आर्टिकल्स की लिस्ट बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। बिल्कुल बेसिक है ना, इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। हाँ, नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से, देखो कोर्ट के ऑर्डर से क्या होता है ना, 3rd डिग्री का मतलब वहाँ पर ये नहीं है। कोर्ट के आदेश से आपसे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना हो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, आपने मुझे अनुच्छेद 20 की बात पूछी है, और अगर किसी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति से गवाही
जबरन दी जा रही कि भाई आप गवाही दो कि आप ही ने केस किया, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, या उसका जो है आपने नार्को टेस्ट कर लिया है, या ब्रेन मैपिंग होता है ब्रेन मैपिंग कर दिया, तो ये विदाउट द परमिशन। लाई डिटेक्शन ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तो पुलिस वाले, जब मर्जी आए तो कर ना, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी। आप नार्को टेस्ट करवा रहे हो, आप लाई डिटेक्शन करवा रहे हो, आप ब्रेन मैपिंग करवा रहे हो, तो उसके लिए कोर्ट से आपको पहले अनुमति लानी पड़ेगी। अनुमति कहाँ नहीं लानी है? अगर आप जो है किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आप जो है DNA सैंपल देंगे, या कोई व्यक्ति जो कह देगा कि आपसे जो है आपका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, आपसे आपका जो है हेयर सैंपल लिया जा रहा है, तो वहाँ पर वो प्रताड़ना मत कहना आप लोग उसको, वो किया जा सकता है, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर को बैन किया गया, मतलब नहीं करते। अब कहाँ मानते हैं? अब सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इतना मानता कौन है ना, तो वो मूवीज़ में ज़्यादा दिखता है, लेकिन हाँ सच्चाई में ये है कि इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाता है। संविधान कहता है कि भाई चाहे वो अभी देखो उस पर ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ है, ट्रायल में चल रहा है, हो सकता है वो क्रिमिनल हो सकता है वो क्रिमिनल ना हो, और अगर क्रिमिनल भी होगा, देखो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर वो क्रिमिनल भी है तो भाई उसके भी कुछ जो है फंडामेंटल और उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, वरना हमारी जो धार्मिक, हमारी जो कह सकते हैं कि एज अ मानवता होती है ना, ह्यूमैनिज्म जो हमारे अंदर होता है, वो यही कहता है कि अच्छा उसने मर्डर किया, उसको बीच चौराहे पर जला दो, उसने जो है रेप किया, उसको बीच चौराहे पर जला दो। और मैं भी इस बात को शायद समर्थन करता हूँ कि हाँ हमारा एग्रेशन, हमारा जो मानवता वो इसी बात की अनुमति देता है, लेकिन क्या कानून ऐसा करता है? नहीं करता ना। आप खुद बताओ भाई, कोई अब जैसे वो दिल्ली वाला जो केस आया था कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है चाकू से, मतलब वो सर पे ईंटा वीटा मार के उसको मार दिया था, तो सब ने, हमने भी शायद यही सोचा यार कि ऐसे इंसानों को तो जिंदा जला दो, ऐसे इंसानों को जो है गोली मार दो चौराहे पर, या उसको भी ईंट से पीट के मार दो, ऐसा हम लोग सोचते होंगे। लेकिन कानून क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? हम लोग तो अपने मतलब ह्यूमैनिटी या मानवता, या कह सकते हैं हम लोग अपने एग्रेशन के चलते कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इसीलिए तो कहते हैं कि कानून के हाथ जितने लंबे होते हैं उतने ही बंधे भी होते हैं। कानून के हाथ लंबे जरूर हैं, लेकिन कानून के हाथ तो बंधे हैं ना। आपको पहले पक्षों की सुनवाई करनी होती है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों है, तो वहाँ पर ना वो आपको क्या करता है, संविधान आपको बांधे हुए रखा है। संविधान ने आपको जो है वो राइट्स दिए गए हैं कि आप कुछ मामलों में क्या करेंगे, कुछ मामलों में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में नहीं। 20 और 21 का कभी भी हमसे जो है छीन नहीं सकते। अब आ जाओ मैं कौन कौन से हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं। दक्ष जवाब मिला, ठीक है, आ जाइए। हेडिंग ही बना देता हूँ, चलो इसको, द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको लिखवाना तो नहीं है, बता दो भाई, बाद में नाराज होकर मत चले जाना क्लास से कि हमें लिखवाया नहीं गया। लिखवाना है तो बता देना साथ में, ठीक है। ये चीज़ें ना समझना भी है आपको साथ साथ में। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और आप लोग भी गाइस जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं वो भी नोट्स बनाते रहो, और जो तो खैर YT पे वीडियो देखेंगे बाद में, वो तो आराम से पोस्ट कर करके उसको वीडियो को रोक के बढ़िया ढंग से नोट्स बना सकते हैं। अपने पास एक बुक भी रखा करो ताकि चीज़ें क्लियर हों। अब मैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ, तो एक काम क्यों ना करें, हम लोग ओरिजिनल लिस्ट बना लेते हैं। रियल लिस्ट का मतलब 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात फिर से सुनना, मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ, मैं इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन, रियल मतलब आप ऐसे मत कहना आज का फेक है, मतलब जो वास्तविक था, मूल जो था, तो जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन था, आप सब जानते हैं, उस रियल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उस रियल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ, बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ, आज की मैं बात करूँ, तो एट प्रेजेंट हमारे पास में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो हमें दोनों ही लिखने हैं। आप ध्यान से सुनना, आज के टाइम पे हमारे पास में 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो कौन कौन से सब जानते होंगे मुझे उम्मीद है, तो मेरे साथ दोहराते चलो इनको, ठीक है। मेरे साथ इन जो है सारे आर्टिकल्स को आप लोग दोहराते चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्या आता है, राइट टू, बोलो आदर्श, इक्वालिटी। सबसे पहले इक्वालिटी आती है ना भाई, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा। समानता होनी चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला राइट हमारे पास क्या आता है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और अगर मैं बांटूं, मैंने भाग 3 को 12 से बांटा था ना 35 तक, तो समानता के अधिकार कहाँ लिखे हुए हैं, तो आपने कहना है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है। अब समानता क्या है, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद तो मैं एक एक आर्टिकल शुरू करवाने ही वाला हूँ। दूसरा हमारे पास में आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, यस, हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है फ्रेंड्स, ये फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम आर्टिकल 19, यानी कि अनुच्छेद 19 टू 19 टू 22, वेरी गुड, 22 तक, ठीक है। हो गया समानता। अब है क्या इसमें, उसमें आएंगे। समानता के बाद हो गया स्वतंत्रता। उसके बाद आते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध, खिलाफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, खिलाफ अधिकार। इसके लिए सिर्फ दो ही आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दो बातें लिखी गई हैं कि किसी भी व्यक्ति से जो है क्या नहीं करवाओगे आप लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो है फोर्स्ड लेबर को क्या करना है, रोकना है अंडर आर्टिकल 23 एंड ऑन द अदर साइड 24 कहता है कि बच्चों को फैक्ट्रीज में, कल कारखानों में जो है नियोजन पर रोक लगानी, जो 14 साल से कम आयु के बच्चे होंगे। अभी मैं आऊँगा इस पर डिटेल पे, आप पहले सुन लीजिए, लिस्ट पहले जाना है ना, लिस्ट लिख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ के अधिकार हमारे पास में आते हैं, ठीक है। कहाँ तक? 25 तक। देन आता है राइट्स ऑफ, बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हिंदी में कहूं तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम यहां पर मिला है। और ये कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, हाँ जी, हाँ 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की हमें क्या है, अधिकारिता दी गई है, राइट। अगला हमारे पास में क्या आता है? द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं ऑफ किसके? माइनॉरिटीज, ऑफ माइनॉरिटीज। आप ऐसा लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या शैक्षिक अधिकार, कल्चरल राइट्स। और ये सिर्फ दो आर्टिकल्स हमारे पास में आते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो अधिकार हैं हमारे पास में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी आ रहा हूं मैं कि ये क्या होते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होते हैं। एक और आते हैं लास्ट में, हमारा छठवां जो आता है दैट इज, नहीं, अच्छा हाँ, हम रियल लिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने, संपत्ति भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रियल लिख रहे थे, मैं भूल गया था। तो ऐसे लिखो द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन इसको हाईलाइट करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, मैं इसको ग्रीन मार्क से जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। ये था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मूल लिख रहे हैं तो इसलिए अभी परेशान मत होना कि आज नहीं है, आज नहीं है मेरा फंडामेंटल राइट, आज नहीं है आपका फंडामेंटल राइट। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा मूल अधिकार था। तो चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, पता चले आप कल को कंफ्यूज हो गए। टोटल 7 अधिकार बोला ना मैंने, रियल अब 6 हैं। तो जो रियल में जो 7वां ये वाला जो जुड़ा था वो था द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या समझे हम लोग, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझे हम लोग, संपत्ति का अधिकार, राइट। अब देखो क्या था ना कि पहले संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था, ये था आर्टिकल 31 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 19F, 19A, B, C, D, E, F। तो 19F जो था, इस 19F में पहले संपत्ति के अर्जन की बात की गई थी, संपत्ति को बनाए रखने की बात की गई थी, संपत्ति को बेचने की बात की गई थी, अनुच्छेद 19F में भी और अनुच्छेद 31 में भी। लेकिन आज ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सीधे सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, बाई 44वां, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। हाँ बिल्कुल सही है आप लोग, 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट
एंड वॉज एडेड इन आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300 का में एज अ लीगल राइट। पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, अब हमारा क्या हो चुका है, ये अब हमारा लीगल राइट हो चुका है। सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। मैंने कहा कि जो हमारे पास में राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने वहां से जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसको ऐड कर दिया कहां पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में, 300A में, और इसको बोल दिया विधिक अधिकार। ये अब हमारा क्या हो चुका है, लीगल राइट हो चुका है। अब हमारा ये विधिक अधिकार है, तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जो कि किस अधिकार के अंतर्गत है, वो है अनुच्छेद 300 क के भीतर। ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन में था, अलग से मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन और जो है व्हाइट मार्कर से, तो इसको गाइस आप लोग समझ लेना। अब आते हैं हम लोग अंतिम जो था हमारे पास, अगर लिस्ट के हिसाब से चलें तो 7वां और वर्तमान के हिसाब से चलें तो 6वां जो अंतिम आर्टिकल है, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन हिंदी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो मेरी बात समझो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबको ये लाइन पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कहना था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान का या इन मूल अधिकारों की क्या है, आत्मा है, सोल है, हृदय है, हार्ट है। क्यों कहा, क्योंकि भाई अगर मानव है और उसको कोई बीमारी लग जाए, उसको कोई इलनेस, कोई जो है मान लीजिए कि जो है बीमार हो जाए, तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। अगर किसी व्यक्ति से, किसी जो है प्राणी से, किसी भी सिटीजन से उसके मूल अधिकार छिन रहे हैं, मतलब उसको वो वाली बीमारी हो गई कि मूल अधिकार छीन लिए, तो उसके लिए आप किस डॉक्टर पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 32, और फिर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करेगी। वो मैं सब भविष्य में धीरे धीरे बताने वाला हूँ, मेरी बात समझो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसलिए दिया गया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, अगर उसके तहत किसी व्यक्ति से उसके मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए और आप जो है अपने उन जो है राइट्स की, न्याय की मांग कीजिए, जस्टिस की मांग कीजिए। आप लोग, आपको जो है न्याय मिल जाएगा वहाँ पर। इन सारी बातों को लेकर कोई समस्या तो नहीं लग रही है फ्रेंड्स? कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्या है ये फंडामेंटल राइट्स? तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में, देखो रियल कॉन्स्टिट्यूशन में चलें तो हमारे पास, एक बार मैं इस पूरी लिस्ट को आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, हमारे पास में रियल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर जो थे वो थे 7, लेकिन अब हमारे पास 6 हैं, क्योंकि ये जो 7वां हमने हाईलाइट किया है फ्रेंड्स, ध्यान से समझो, इसको अब हटा दिया गया है इस सूची से, इसको अब जो है निष्कासित कर दिया गया है इस सूची से। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को अलग से जो है याद रखनी है। फिर से रिपीट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आज हमारे पास में 6 मूल अधिकार हैं, इनकी पूरी सूची है। यहाँ तक का कोई भी अगर आपको टॉपिक, कोई भी कनेक्शन परेशान करेगा तो आप पूछ सकते हैं, यू गाइस आर जो है फ्री, ठीक है, एंड फील फ्री टू आस्क। अगर कोई सवाल नहीं है तो अब मुझे ऐसा नीड लग रहा है कि अच्छा, एक चीज़, अब पहले यहाँ पे एक और लॉजिक समझो। सर जब आपने शुरू किया था ना इस आज के सेशन को, तो आपने कहा था कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, लेकिन आपने यहाँ तो 14 से लेकर और सिर्फ 32 तक लिखा है। व्हाट अबाउट आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 एंड व्हाट अबाउट द आर्टिकल 33, 34 एंड 35? तो पहले जरा इसकी भी मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो सब 33, 34, 35 में अभी आ रहा हूँ। देखो दो चीज़ें सुनो पहले, आर्टिकल 12 और जो आर्टिकल 13 है, ये संविधान के जो हैं भाग 3 में ही है, भले उनको डायरेक्टली मूल अधिकार की सूची में ना लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फीचर्स क्या है वो समझो। अभी मैं डिफाइन भी करने वाला हूँ। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 12 में लिखी गई है राज्य की परिभाषा। अभी आज हम लोग इसको डिफाइन करने वाले, जस्ट वेट हियर। यहाँ लिखा गया है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में लिखा गया है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इनको जीरो किया जा सकता है बाय दी कोर्ट। अभी मैं आ रहा हूं क्या है, मतलब विधि के असंगत कानून।
विधि के असंगत कानून किसकी तुलना में? मूल अधिकारों की तुलना में। अब ये क्या है, जरा वेट कीजिए थोड़ी देर, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो इसके बाद मैंने आपसे कहा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, इनको एक साथ सुनना। इनमें हमारी जो पार्लियामेंट है, यानी कि हमारी जो संसद है, इस पार्लियामेंट के लिए कुछ स्पेशल राइट्स हैं, स्पेशल पावर है। 35 में तो है ही है स्पेशल पावर, लेकिन 33, 34 और 35 में स्पेशल पावर है। जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। अनुच्छेद 33 के तहत भारत की जो संसद है वो जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स पर। किसके? आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल। आर्म फोर्सेस में क्या आता है? नेवी आती है, एयर फोर्स आता है और हमारी आर्मी आती है। उनके जो है लोगों पर, द मेंबर्स ऑफ जो है आर्म्ड फोर्सेस, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स पर, राइट। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स पर, पैरामिलिट्री फोर्स भी इसमें शामिल होता है, अर्धसैनिक बल जिसको आप लोग कहते हैं, या वहाँ पर जो पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है उस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उन पर, या इससे संबंधित जो अन्य एजेंसीज होती हैं उन पर क्या लगा सकती है? रेस्ट्रिक्शंस। अब क्या है, मैं 33 को अभी नहीं बता सकता ना, अभी तो हम लोग पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं, राइट। 34 में बात की गई है अबाउट द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ सुना है? सैन्य कानून। अगर किसी क्षेत्र में कोई जो है ऑर्डिनरी लॉ भी है और कोई जो है वहाँ पर मार्शल लॉ भी है, तो मार्शल लॉ हमेशा प्रभावी होता है, डोमिनेट कर जाता है किसी साधारण लॉज पर। अभी आते हैं उसमें क्या है। और 35 में साफ लिखा गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों को जो है क्या करना है? प्रभावी बनाना है उनको, जो है अगर आपने इन्फोर्स करना है तो उसके लिए संसद के पास विशेष पावर है कि वो कुछ कानून बना सकती है। अनुच्छेद 17 ने क्या कहा था? द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 आया था। जो कौन लाई थी? संसद। तो यही तो पावर है कि आपने अगर जो है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना है तो उसके लिए कुछ नियम लाओ ना, उसके लिए कुछ कानून लाओ। सही मुझे सुन रहे हैं सभी लोग? राइट, ऑल गुड सभी लोग? ठीक है, डन, आगे बढ़िए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16(3) में लिखा गया है कि निवास के आधार पर किसी जो है राज्य को, जैसे अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर नियोजन में कुछ विशेष अतिरिक्त आपको जो है छूट दी जा सकती है। कौन बनाएगा इसके लिए कानून? सेंटर बनाएगी। अभी हम सब इस पर पढ़ने वाले हैं, भविष्य आने दो, अभी थोड़ा थोड़ा आगे हम लोगों को पढ़ने दो। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 में पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे कोर्ट मार्शल को लेकर, या जो है हम लोग मार्शल लॉ कह सकते हैं, या मिलिट्री फोर्सेस के राइट्स को लेकर, या फिर जो है कुछ विशेष अधिकार जो कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आपको दिए गए हैं। तो उन सबको 33, 34 और 35 में पढ़ते हैं। लेकिन हमने स्टार्ट तो करना ही है सेशन आज का, राइट। तो क्यों ना फिर हम लोग आज के सेशन की जो स्टार्ट करें वो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करें। इससे पहले का एक बार मुझे जल्दी से बताओ गाइज, आप इतने समय से ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, किसी को 1% भी अगर डाउट है तो भाई आप पूछ सकेंगे। जो लोग मुझे जो है अभी लाइव क्लास में देख रहे हैं और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे फ्रेंड्स, अब उनको एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स को आप लोगों ने मतलब डाउट्स को आप लोगों ने पूछना है, उसका जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। फिर भी बता दीजिए, अभी तक जो भी हमने आज के सेशन में डिस्कशन किया, कोई 1% डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं, आराम से समझ आ रहा नहीं ये चीज़ें, तो समझना है। और ऐसा ना हो, देखो दोबारा आपको 10 जगह पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार पढ़ लीजिए, आराम से उसका रिवीजन कर लीजिए। एक अपने पास स्टैंडर्ड बुक रखिए और उसको ज़रा देखिए और कंपैरिजन कीजिए कि अच्छा कि ऐसा ऐसा ऐसे पढ़ना था, हो गया, डन, बात खत्म, पूरा जो है आपका ठीक हो जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 12। एक आर्टिकल आज डिस्कस कर ही लेते ना थोड़ा आराम से ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि आपको कि इतना सारा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आसान से आराम से इसको पढ़ते हैं। आज ये हेडिंग बना दीजिए, दैट इज़ आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। पहले ही बता दिया मैंने आपको, पहले ही बता दिया आपको कि इसमें जो हेडिंग लाइन है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अच्छा, क्या कभी आप लोगों ने इसको सोचने पे मजबूर हुए हो कि मूल अधिकार शुरू कर रहे हैं और बताओ राज्य की परिभाषा बता रहे हैं, ये क्यों, क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक है फ्रेंड्स, लॉजिक है तो ही मैजिक है। समझो मेरी बात क्या है। लॉजिक सिंपल है। अगर मैं फिर से दोहराऊं कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, आप क्या बोल रहे थे उस समय? आपने कहा था द फंडामेंटल राइट्स आर सम गारंटीड राइट्स, कुछ ऐसे हमारे पास में दावे हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं संविधान के द्वारा अगेंस्ट द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीड राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट एज अ गारंटीज, एज अ जो है दावे आपको राज्य के खिलाफ। अब मुझे यही नहीं पता होगा कि राज्य क्या है तो मैं किसके खिलाफ ये दावे करूंगा।
मान लो ना, अगर हमें यही नहीं पता कि राज्य में कौन है, अब राज्य का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, या फिर जो है बिहार, कर्नाटक, ये नहीं, मैं यहाँ पर राज्य को डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कि राज्य क्या है। हमने कह तो दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार राज्य के खिलाफ दावे होते हैं, लेकिन सवाल हमसे ये पूछेगा ना कि ये राज्य होता क्या है। एक बार मैं ऑनलाइन वालों को चेक कर लूँ फ्रेंड्स, ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं? नाइस। हाँ 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 हाँ, रक्षा क्या कह रहे थे? हाँ दक्ष, पूछो पूछो। हाँ हाँ, ये राज्य से नहीं है, ये किसी राज्य की परिभाषा नहीं है, किसी उत्तराखंड, किसी यूपी राज्य की नहीं। राज्य के भीतर क्या था, अभी सुनो पहले, अभी हमने डिफाइन नहीं किया। जब मैं इसको डिफाइन करूंगा उसके बाद आप क्वेश्चन पुट करना, मजा आएगा फिर। मतलब हमने कहा ना कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के खिलाफ दावे मिले। अब सवाल ये कि राज्य में क्या आता है, मैं अपने टर्म्स में आपको आसानी से बताता हूँ इसमें कि राज्य में क्या आता है। दक्ष पहले एक बार इसको डिफाइन करो, फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट करना आप, कि आपके मन में जो डाउट है वो इसको पढ़ने के बाद क्लियर हुआ है या फिर जो है अभी भी रहेगा तो फिर पूछना। देखो राज्य क्या होता है, अब ये अनुच्छेद 12 लिखता है। क्या अनुच्छेद 12 लिखता है, मैं अपने टर्म्स में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल होंगे। क्या राज्य में शामिल होंगे? पहला, द यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ की कार्यपालिका। राज्य में शामिल होने वाला जो पहला अंग है वो है राज्य की संघ की कार्यपालिका, संघ की जो है कार्यपालिका। अब सवाल देखो, अपने आप से पूछो कि कार्यपालिका शब्द जहां लिखा होगा क्या मतलब है इस कार्यपालिका का, तो आप सब इस बात को जानते होंगे कि कार्यपालिका में जो है प्रमुख रूप से 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 अंग? सबसे पहले होते हैं देश के पहले नागरिक यानी कि देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरे होते हैं प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये भी तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तीसरा आते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी। इसके बाद जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री परिषद। और चौथी जुड़ते हैं उसमें, दैट इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, पहले पूरा सुनेंगे आज आप लोग मुझे। राज्य की परिभाषा के भीतर पूरी एग्जीक्यूटिव है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे व्यक्ति के राइट्स छिन रहे हैं तो उसके खिलाफ आप दावे कर सकोगे, उसके खिलाफ आपको गारंटीज मिली है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद, और अटॉर्नी जनरल हिंदी में कहते हैं जिसको महान्यायवादी, ये लोग शामिल होते हैं। अभी सुनो मुझे, दूसरा यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा जो है क्या आता है इसमें, द यूनियन लेजिस्लेचर, द यूनियन लेजिस्लेचर। अब जहां मैं यूनियन लेजिस्लेचर लिखूंगा यानी कि हिंदी में कहूं तो संघ की विधायिका, विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, राइट। और संघ में कानून बनाने वाली विधायिका का क्या नाम है? पार्लियामेंट यानी कि संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 बोलना, हाँ 2 भी आप सही, पर 3 बोलना हमेशा। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। यही ठीक है क्योंकि भाई हम लोगों ने जो तीसरा व्यक्ति पढ़ना है वो तो ये है हमारे प्यारे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, राइट। लेकिन राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। ये मैंने आपको आर्टिकल 79 बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी हम पढ़ 12 रहे और बता दिया मैंने 79। कि मेरी बात समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य क्या है, तो अनुच्छेद 12 लिखता है कि राज्य के भीतर यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, और वहाँ ये नहीं बताया कि कौन है एग्जीक्यूटिव, मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि ये हो गया एग्जीक्यूटिव, राइट। फिर यूनियन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाली संस्था, और कानून सेंटर का कौन बनाती है? संसद। और राज्यों का राज्य विधायिका, ठीक है। विधायिका में भी जहाँ पर विधानसभा होगी विधानसभा, और जहाँ बाइकैमरलिज्म होगा वहाँ पर विधानसभा विधान परिषद, दोनों, जैसे यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना वाले में, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में आते हैं उसमें। अब मेरी बात समझो फ्रेंड्स, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से सुनना इसको। तीसरा हमारे पास में क्या आता है? तीसरा हमारे पास में आता है द स्टेट एग्जीक्यूटिव,
अब जैसे हमारे पास में संघ की कार्यपालिका है, ठीक ऐसे ही हमारे पास में राज्य की कार्यपालिका भी तो होनी चाहिए। यस एंड नो, राज्य की कार्यपालिका भी तो होनी चाहिए। और राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होंगे? अब यहाँ 4 कर देना, 1 हटा देंगे। क्यों? अभी आ रहा हूँ उस पर। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं राज्य के राज्यपाल, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब क्या राज्य में उपराज्यपाल भी होता है? उत्तराखंड का कोई उपराज्यपाल है? नहीं, उपराज्यपाल का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं अभी रखना है। सीधे सीधे इसके बाद आएगा सीएम। चीफ मिनिस्टर, माइक ऑफ रखना आप लोगों, डिस्टर्ब हो रहा है। चीफ मिनिस्टर। तीसरा आता है यहाँ पर कौन? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्य मंत्री परिषद। पढ़ेंगे हम लोग भविष्य में अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, वहां ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और एक और आता है यहां पर जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। हिंदी में सुनो फ्रेंड्स, ये होता है महाधिवक्ता। और जो अटॉर्नी जनरल लिखा था आपने, ये होता है महान्यायवादी। दोनों ही हमारे विधिक सलाहकार हैं, दोनों ही हमारे लीगल एडवाइजर हैं। लेकिन राज्य के लीगल एडवाइजर हमारे पास है महाधिवक्ता, और केंद्र के लीगल एडवाइजर है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल एंड आर्टिकल नंबर 165 165 में बात की गई है अबाउट द एडवोकेट जनरल। अभी मैं आपको ये सारा ना एक बता रहा हूँ कि ये हमें इस तरीके से चीज़ों को समझना है। फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 कहता है। चलो एक और तरफ आगे बढ़े। चौथा सुनिए, इसमें एक और पॉइंट यहाँ लिखा है द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ जरा मैं आज आपको एक अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और इसका नाम है राज्य की विधायिका। अब जैसे केंद्र की विधायिका में तो पार्लियामेंट थी, संसद थी, राइट। अब ठीक ऐसे राज्य की विधायिका में क्या आता है, जरा मैं इस अनुच्छेद 12 को स्ट्रेच कर रहा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। सुनना है ध्यान से, पेशेंस रखना, आराम से सुनना इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ। राज्य की विधायिका में, ठीक है, राज्य की विधायिका में आपको मैं 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि राज्य में जो सरकारें होती हैं ना, उन सरकारों को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। राज्यों में सरकारें 2 तरीके से होती हैं, या तो एकात्मक सरकार होगी या तो द्विसदनात्मक सरकार होगी। एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, यूनिकैमरल गवर्नमेंट, बाई कैमरल गवर्नमेंट। राज्यों में 2 प्रकार की सरकारें होती है ना। आर्टिकल 169 पढ़ना कभी, आज आप लोग घर जाके पढ़ना, जो घर में बैठ के ऑनलाइन देख रहे हैं वो आफ्टर क्लास एक बार पढ़ना जरूर। मेरी बात सुनो, राज्यों में जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, ये 2 तरीके की हो सकती है, मैं लिख दे रहा हूं। एक होती है यूनिकैमरल, यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनात्मक, और एक होती है बाई कैमरल, बाई कैमरल यानी कि द्विसदनात्मक। राज्यों में द्विसदनात्मक, सुनना मेरे दोस्तों ध्यान से, आज इसको ध्यान से, जहां पर यूनिकैमरल गवर्नमेंट होती है वहां पर यूनिकैमरल गवर्नमेंट के सिर्फ 2 ही अंग होते हैं। पहला अंग इसका जो होता है यूनिकैमरल गवर्नमेंट का, वो होता है क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहा मैंने नाम? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन हिंदी राज्य विधान सभा। और ये जो राज्य विधानसभा है, अभी इस पे रुक जाओ थोड़ा देर। और दूसरा होता है दूसरा होता है, अभी हम लोग अंग पढ़ रहे हैं ना एकात्मक सरकार का, तो दूसरा होता है द गवर्नर ऑफ स्टेट। दूसरे कौन होंगे? उस राज्य के राज्यपाल। जिस भी राज्य में एकात्मक सरकार है वहां पर सिर्फ 2 अंग है, एक है राज्य का राज्यपाल और दूसरा है वहां पर उस राज्य की विधानसभा। मैं आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, हम देहरादून में बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में कैसी सरकार है, एकात्मक या द्विसदनात्मक? सोच के बोलो। क्या आपने कभी उत्तराखंड में ये सुना है कि उत्तराखंड में विधान परिषद या सिर्फ विधानसभा? सिर्फ विधानसभा सुना ना। उत्तराखंड में यूनिकैमरल है, बाई कैमरल नहीं है। यानी कि उत्तराखंड में जो सरकार है हमारी, उसमें जो कानून बनाने वाली संस्था है उसके 2 ही तो अंग हैं। एक है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य जो हमारी विधानसभा, और विधानसभा में 70 सीटें उत्तराखंड में। आप इतना चौंकी मत, ये बिल्कुल सिंपल से फैक्ट हैं, मेरी बात समझो। और दूसरा है राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। दूसरा आप सुनो जरा, कुछ राज्यों में बाई कैमरल गवर्नमेंट होती है। बाई कैमरल गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, कुछ अलग नहीं है। पहला अंग यही है, पहला लिखेंगे हम लोग विधानसभा। बाई कैमरल में भी तो विधानसभा होगी।
लेकिन यहाँ विधानसभा के साथ में एक और जुड़ेगी जिसका नाम होता है विधान परिषद। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये परिषद को इंग्लिश में लिखते हैं क्या? काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेग काउंसिल मत बोलना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। और तीसरा फिर वही व्यक्ति राज्यपाल। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जोड़ देना है फ्रेंड्स? आपने एक्स्ट्रा जोड़ देना विधान परिषद। अब मेरी बात समझो जरा, परेशान मत होना। अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं, पहले 7 थे जब जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग गिनते थे, अब सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें बाईकैमरल गवर्नमेंट है, जिनमें 2 सदनात्मक सरकारें हैं। वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 6 राज्य हैं। मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो 6 राज्य हैं जिनमें बाईकैमरल यानी कि द्विसदनात्मक सरकार है वो कौन से हैं। और इसको याद करने का एक कॉमन सा ट्रिक बताता हूं आपको, वेरी कॉमन ट्रिक, शायद हर यूट्यूब चैनल पे आपने सुना होगा। और इस ट्रिक का नाम है यू आम बिकते हैं। आजकल भी खूब बिक रहे हैं ना, तो हैं को तो हटा दो, ये तो भाई हमने सेंटेंस पूरा करना था, लिख दिया। इनको जरा याद करो। आपको क्या लग रहा है यू से कौन से राज्य का नाम आता होगा? नहीं बताया तो गोविंदा जी की आप अपमान कर रहे हो। उन्होंने इतना अच्छा गाना लगाया था, यूपी वाला ठुमका लगाए। यूपी तो है, यू मतलब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में बाईकैमरल गवर्नमेंट है। रुको जरा, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, म का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, क का मतलब कर्नाटक, ते का मतलब तेलंगाना। हुआ कि नहीं 6 पूरे? सुने फिर से, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र 3, बिहार 4, कर्नाटक 5 और तेलंगाना 6। तो मैंने यही तो कहा कि वर्तमान में द्विसदनात्मक सरकारें 6 राज्यों में हैं, जिसको हमने सिंपली याद रखा। अब देखो ट्रिक व्रिक क्या काम भाई, 6 राज्य वैसे याद रख लेंगे, फिर भी ना रहे तो कई बार आम के सीजन में आम याद करना, तो यू आम बिकते हैं, राइट। तो यानी कि यूपी, आंध्र, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक एंड तेलंगाना, ये हमारे पास में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाईकैमरल गवर्नमेंट है, जहाँ पर 2 सदनों की क्या है, सरकारें हैं। क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों तक कनेक्ट हो पा रही हैं? इसको हाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, बस अब थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है। अनुच्छेद 12 आज कंप्लीट कर लेंगे, 13 से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात को। तो ये हमारे पास में क्या है, राज्य का अंग। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, यहाँ से जो मैंने ये चार्ट बनाया है वो एक्स्ट्रा वाला बताया है कि राज्य में क्या आता है। फिर दोहरा रहा हूँ, परेशान और मर्जर मत करना, फिर दोहरा रहा हूँ कि राज्य में क्या आता है। सबसे पहले हमने कहा राज्य में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, फिर राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, यहाँ तक ठीक है। अगला आता है लोकल बॉडीज, अगले क्या आते हैं, स्थानीय निकाय। तो अगला हमने लिखना है ऑल, कौन सा सीक्वेंस था, 1 2 3 4 5 है ना, ऑल लोकल बॉडीज, सभी स्थानीय निकाय। ऑल लोकल बॉडीज में क्या शामिल कर देंगे सर हम लोग पंचायतें शामिल कर देंगे। पंचायत इसमें आएगा, राइट। पंचायत के अलावा इसमें म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डाल देना, यानी कि जो जिला बोर्ड होता है वो जिला बोर्ड भी क्या होगा, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लिखा गया है कि ये जो है राज्य की परिभाषा है। मेरी बात समझना कि हमने जो राज्य की परिभाषाओं में देखा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट देख लिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट देख दिया है, ऑल लोकल बॉडीज देख लिए हैं जिसमें जो है म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जो है पंचायत ये शामिल होते हैं, एंड ऑल अदर अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज। लास्ट में 6वां लिख लीजिए, ऑल अदर अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, अन्य सभी जितने भी हमारे पास में अथॉरिटीज हैं प्राधिकरण से, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी हो चाहे वो स्टैट्यूटरी हो। जैसे आपने ओएनजीसी का नाम सुना है, LIC का नाम सुना है, तो ONGC, LIC, सेल, गेल, ये जितने भी हमारे पास में अथॉरिटीज़ हैं ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अन्य सभी जो प्राधिकरण हमारे पास में आ रहे हैं वो अनुच्छेद 12 में जो है शामिल हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं, वो राज्य के अंग के भीतर आ सकती हैं। सो दिस इज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या होता है राज्य। मैं उम्मीद यही कर पा रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा डिटेल्ड चला गया हूँ, पर फिर भी आप लोग जो है इसको समझ पा रहे हैं। भाई ऑनलाइन वालों ज़्यादा परेशान मत होना कि बहुत कम जूम कर दिया, कोई बात नहीं, अभी वापस आ रहा हूँ। ये पूरा राज्य है, यूनियन
एग्जीक्यूटिव यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर। फिर ये मैंने स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए ऑल लोकल बॉडीज़ और साथ में ऑल द अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का सेशन। एंड अब आप मुझे बताओ जो सवाल है। अब दक्ष एक बार अपने सवाल को दोहराना, आप उस समय मुझसे क्या पूछ रहे थे और जो पूछ रहे थे क्या उसमें कुछ क्लैरिटी आई है कि नहीं? क्लियर है? श्योर ना? ऐसे मत कह देना हाँ कि बोलना ही पड़ेगा, सर ने दोबारा पूछा तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा ना करना। ठीक है, अगर हाँ डाउट रहेगा देन फील फ्री। और आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब आपको थोड़ा वेट करना है, 5, 10, 15 मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर दूसरी क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर आपकी उत्तराखंड की क्लास स्टार्ट करेंगे। और इन सारे नोट्स को वैसे तो मैं मैक्सिमम लोगों को भेज चुका हूँ, जिनको नहीं मिला आप लोग मुझे याद नहीं दिलाओगे, फिर मैं इसके बाद क्लास में इंगेज हो जाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा ये बातें। तो आप लोग मुझे नोट्स के लिए मैसेज करिए, चाहे आप लाइव वाले देख रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ ऑफलाइन क्लास वाले हैं, तो मुझे बस एक बार टेक्स्ट कर देना। ठीक है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें प्रोवाइड कैसे होगा, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगा, राइट। पर इसके लिए पूछना जरूर। सो दिस इज़ ऑल। ठीक है, आज के लिए बस यही सारी वीडियो जो है बातें हमारे पास में रहेंगी। कल इससे आगे, कल तो क्या सैटरडे, कल तो आपका टेस्ट होना है, तो कल टेस्ट में आना है, ऐसे नहीं आना है ना कह रहे हो, नहीं टेस्ट देना है, टेस्ट जरूरी है। तो कल हम लोग टेस्ट में मिलेंगे और उसके बाद जो है फिर मंडे से नया सेशन। अच्छा, जो आप लोगों का तो ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं ना, वो ये शायद सोच रहे होंगे कि इतनी लेट वीडियोस क्यों आ रही है। मैं आपको ये पैटर्न समझा रहा हूँ कि हमारा पॉलिटी का सिर्फ जो ये रिकॉर्डेड सेशन होता है ये सैटरडे और फ्राइडे 2 दिन होता है। कल बैटरी नहीं थी इसमें तो इसलिए पूरी नहीं बन पाई, वो हल्की सी एक वीडियो बनी थी, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ और आप जो है इस वाली वीडियो को फिर इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों के साथ यही सारा है। और ऑनलाइन वालों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी फैलाओ उसको ज़रा बढ़िया ढंग से, है ना। और जो है मैक्सिमम शेयर करने के साथ लाइक भी करो और चैनल से जुड़े हो, वीडियो बढ़िया ढंग से देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। टिल देन बस इतनी बातें। हैव अ गुड डे टू ऑल एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।